बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक नई लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट कर चुके हैं जो कि MTH 5102 है, कैलकुलस 2 इसका टॉपिक है। इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम 6 से लेकर 10 तक मॉड्यूल जो हैं वो कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला ईज़ी वे में। तो 5 मॉड्यूल्स हम कवर कर चुके हैं, ये हम नेक्स्ट 5 मॉड्यूल इंशाल्लाह ताला इसमें कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाज़मी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। और दूसरा, कोई कमेंट सेक्शन में आपको मसला है तो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हमारा जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रीमांस हम पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कैलकुलस 1 में। तो यहाँ पे हम जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटीग्रल का तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, तो डेफिनेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा इंटीग्रल जिसमें हमारे पास लिमिट्स दी गई हों, ठीक है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि ए से लेकर बी तक कोई 2 नंबर्स दिए गए हों, ठीक है, वो होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और जिनमें लिमिट्स नहीं दी होती वो होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। वो भी हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में जाके पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। सबसे पहले आपका एक फंक्शन होना चाहिए जो कि ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन होना चाहिए। द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ फ्राम ए टू बी इज़ गिवन बाय। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा फंक्शन का ए से लेकर बी तक, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस तरह लिखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल, ये इंटीग्रल का सिंबल है ए से लेकर बी तक, इसका ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। बाकी हम इसको आगे जाके थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। ये हमारा फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये dx जो है वो क्या है, हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो देखें, हम पीछे जो रीमान सम का फार्मूला पढ़ के आए हैं, अगर हम उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि उसकी जो लिमिट है वो n की हम इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो वो हमारा जो हमने वो एरिया हमने जो अप्रॉक्सीमेट किया था, जो हमने वो फार्मूला निकाला था, अगर हम उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा ए से लेकर बी तक। यानी कि जो फार्मूला हम रीमान साहब में कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला फार्मूला हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था रीमान साहब में, और अब हमने उसकी लिमिट ले ली है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये किसके बराबर है, फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर है एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। यानी आप फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल ए से लेकर बी तक अगर लें तो वो आपका किसके बराबर आता है, वो रीमान सम के फार्मूले के, और साथ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपने लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है कि प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इस तरह से फिर वो आप जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इफ़ लिमिट एग्जिस्ट देन फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इंटीग्रेबल है, यानी हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल, सारे इंटरवल पर हम उसकी जो है वो कर सकते हैं इंटीग्रेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है इंटीग्रल की नोटेशन जो है, हम उसको थोड़ा सा जो है एलैबोरेट करते हैं कि इंटीग्रल की जो नोटेशन है उसमें कौन कौन सी चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। तो ये जो नोटेशन थी वो लिबनीज़, जो सर ग्रोटिफाइड लिबनीज़ और न्यूटन जो थे, उन्होंने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया, और जो ये इंटीग्रेशन या इंटीग्रल की जो नोटेशन है वो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस लिबनीज़ ने करवाई थी। तो देखें, अगर हमारे पास ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें ए को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, बी को हम बोलते हैं अपर लिमिट, एफ ऑफ एक्स को बोलते हैं कि जो फंक्शन इंटीग्रैंड बोलते हैं, यानी ये फंक्शन होता है जिसको हमने इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, या जो फंक्शन हमने जिसको इंटीग्रेट करना है वो एफ ऑफ एक्स होता है, इसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। और यहाँ पे एक्स जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, और ये इंटीग्रल का साइन है। तो देखें, हमने सारी चीज़ों को आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल पर, देन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर कोई फंक्शन ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूस है तो वो उसी इंटरवल पर क्या होगा, इंटीग्रेबल भी होगा, वही फंक्शन उस इंटरवल पर इंटीग्रेबल भी होगा। नोट है कि ए फंक्शन ऑन ए कोमा बी कैन स्टिल बी इंटीग्रेबल इफ इट हैज सम डिसकंटिन्यूस ई.जी. फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटीज़। तो देखें, एक फंक्शन जो है वो अगर थोड़ा बहुत उसमें जंप्स हैं, फाइनाइट जंप्स हैं, यानी कि इनफाइनाइट जंप्स नहीं है बल्कि फाइनाइट जंप्स हैं, थोड़े जंप्स हैं या थोड़ी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, तो वो फंक्शन जो है वो फिर भी इंटीग्रेबल हम उसको कह सकते हैं, वो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल पर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि
एक एग्जांपल है कि यूज डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल टू एवेलुएट 0 से लेकर 2 तक x की पावर 3 dx। तो हमें ये डेफिनेट इंटेग्रल एक दिया गया है। यूज राइट एंड अप्रॉक्सीमेशन टू जनरल टू जनरेट रीमान सम्स। तो हमने ये डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस्तेमाल क्या करना है, इस्तेमाल हमने डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल, यानी कि डेफिनेट इंटेग्रल की जो डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं उसको इस्तेमाल करके हमने ये डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें जो रीमान सम है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, वो हमने राइट एंड पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हमने रीमान सम को अप्रॉक्सीमेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसमें देखें कि 0 से लेकर 2 तक लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल, वो 0 से लेकर 2 तक बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 से लेकर 2 तक की पार्टीशंस करते हैं। n की वैल्यू हम डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा x की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि b माइनस ए बटा n होती है। तो b यहाँ पे 2 है, माइनस 0 बटा n, तो ये 2/n आंसर डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास राइट एंड पॉइंट्स के लिए एक जनरल फार्मूला होता है। राइट एंड पॉइंट्स के लिए हम जो है वो जनरल फार्मूला ये लिखा है मैंने, एक्स के इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस के डेल्टा एक्स। तो देखें इसमें जो एक्स नाट है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्स नाट है, वो तो 0 है। तो देखें 0 पुट किया, प्लस के हमें फाइंड आउट करना है, के वैसे ही रहने दें। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने 2/n फाइंड किया, तो वो 2/n पुट कर दी। तो ये सारा जो आंसर आया 2k बटा n आ गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमने एरिया जो रीमान सम का फार्मूला था वो हमने देखें कि ये वाला पढ़ा था कि एरिया इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स। तो देखें यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी आपके 2/n है वो पुट कर दें। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के, यानी आपने ये जो आंसर आपका आया है वो आपने फंक्शन में पुट करना है। ये जो आंसर आपका आया वो फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन आपका क्या है, x की पावर 3। तो x की जगह पे आपने 2k/n पुट करना है, और x की पावर 3 है तो इसका आपने क्यूब ले लेना है, क्योंकि x की पावर अगर 2 होता तो हम स्क्वायर ले लेते, 4 होता तो हम पावर 4 लेते। अब 3 है तो हमने ये जो वैल्यू आई थी xk की, देखें हमने xk की वैल्यू क्या निकाली है, 2k/n। तो हमने इसको फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन में जब पुट करेंगे तो इसका फंक्शन का क्यूब है, तो फंक्शन का भी क्यूब आ जाएगा। ये 2k/n, यहाँ पे 2/n जो डेल्टा k है वो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये वाली डेल्टा एक्स की 2/n हमने यहाँ पे रखी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये समेशन वैसे ही आ गया। 2 की पावर 3 16 के बराबर होती है, k की पावर 3 7 वैसे ही आ गया। ठीक है, ये हमने 2k का पावर 3 ले ली। नीचे आपने क्या किया, n की पावर 3 थी और एक n ये था, तो n की पावर 4 बन गई। ठीक है, अब 16 बटा n की पावर 4। देखें इसमें जो वेरिएबल है वो हमारा k है, k के अलावा हर चीज़ जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगी। तो k की पावर 3 को आप अंदर ही रहने दें, और 16 बटा n की पावर 4 जो है उसको एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल लें। तो देखें ये हमने फार्मूला k इज इक्वल टू 1 to n k की पावर 3, यानी पहले n इंटीजर्स के क्यूब्स का सम, जो हमने फार्मूला 3rd नंबर पे पढ़ा था ना, कि यानी अगर हमने क्यूब्स का सम करना है, यानी इंटीजर्स हैं और उनका क्यूब है और उनका हमने सम करना है। तो देखें k की पावर 3 का क्या मकसद है, यही मकसद है कि हमने पहले n जो हमारे पास इंटीजर्स हैं उनके क्यूब्स का सम, ठीक है, क्यूब्स का सम के लिए हमने ये फार्मूला लिखा था। तो देखें हमने वो फार्मूला लिख दिया। इसका स्क्वायर खोल लिया तो देखें ये n के पे ऊपर स्क्वायर चला जाएगा और n+1 के ऊपर भी स्क्वायर चला गया और 2 का 4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने ये स्क्वायर बस डिवाइड कर दिया। अब एरिया हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ये 16/n की पावर 4 हमारा कांस्टेंट था, ये बाहर था। इसकी जगह पे हमने अब ये वाली चीज़ पुट करनी है, क्योंकि देखें ये k की पावर 3 वाला समेशन वाला हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है ना, ये हमें फार्मूले के तौर पर मिला है। तो इसकी जगह पे k की पावर 3 वाली समेशन की जगह पे हमने ये वाली चीज़ पुट कर दी। अब यहाँ से थोड़ी सी कटिंग होगी, n² n की पावर 2 यहाँ से कट जाएगा, 4 यहाँ 16 से कट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे जाके देखते हैं कि ये देखें यहाँ पर हमारे पास 4/n² और साथ n+1 का होल स्क्वायर बच गया। अब आपने क्या करना है, n+1 का स्क्वायर खोलें और उसको सारी टर्म्स को 4/n² से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सबसे पहले आप n² + 2n+1 ये a जमा b होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो खोल के फिर 4/n² से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अब हमने क्या करना था, हमने एरिया डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास रीमान सम आ गया। तो डेफिनेट इंटेग्रल के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो देखें हमने दोनों तरफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिया, इस तरफ फिर वो डेफिनेट इंटेग्रल बन गया, इधर भी हमने ले लिया
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये चीज़ जो थी रीमान सम वो इसके बराबर आ रही थी, तो इसकी हमने यहाँ पे ये लिमिट वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे ये वाली टर्म हमने पुट की। तो देखें जो कांस्टेंट की लिमिट होती है तो वो वैसे ही आ जाती है, ठीक है, यानी ये लिमिट इस पे भी जाएगी, इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी। तो देखें जो कांस्टेंट की लिमिट होती है तो वो तो वैसे ही आंसर दे देती है, 4 ही आ गया, ठीक है। अब जिसके नीचे आपके इन्फिनिटी, जब आप इसके नीचे n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, जिसके नीचे इन्फिनिटी आ जाता है वो सारी टर्म जीरो हो जाती है। तो ये भी जीरो हो गया, इसके नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा तो ये भी जीरो हो जाएगी। तो 0 + 0 आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारी एग्जाम्पल थी, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक फार्मूलाज फॉर डेफिनेट इंटेग्रल। अब हम वो फार्मूलाज देखेंगे, ज्योमेट्री के फार्मूलाज देखेंगे कि जो हम डेफिनेट इंटेग्रल को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं जगह पे इस्तेमाल होंगे जिनके जो फार्मूलाइज्ड फिगर्स हैं, जिस तरह के सर्कल हो गया, सर्कल का हमारे पास फार्मूला है, रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला है, ट्राइंगल का फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो ज्योमेट्रिक फार्मूलाज हैं ये सिर्फ उन्हीं शेप्स पर इस्तेमाल होंगे जिनके फार्मूलाज हमें पता हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास कि यूज़ द एरिया फार्मूला फॉर अ सर्कल टू एवेलुएट। तो 0 से लेकर 4 तक हमारा इंटेग्रल है, ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन है 16 - x - 4 होल स्क्वायर। तो देखें जो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की वो होती है x² + y² = a²। यहाँ पे a जो होता है वो रेडियस होता है, ठीक है, और y जो है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है और x हमारा x कोऑर्डिनेट। तो देखें यहाँ सॉरी ये होती है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर = r²। ये हमारी इक्वेशन होती है सर्कल की, जनरल इक्वेशन। तो देखें इसमें x - h वाली टर्म का स्क्वायर तो मौजूद है, x - h का स्क्वायर तो मौजूद है, और एक ये कांस्टेंट टर्म है जिसको हम r² बोलेंगे, y वाली मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका y कोऑर्डिनेट जो है 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है वो r है और सेंटर उसका कहाँ पे है, h, k पर, ठीक है। यानी ये जो h और k होते हैं ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो देखें यहाँ पे जो r² है वो हमारा क्या ट्रीट कर रहा है, 16। तो 16 को हम क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रेडियस जो है सर्कल का वो कितना आ गया, 4। तो रेडियस तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब y - k या y - कोई कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है इसमें, तो इसका मतलब है कि सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 है, और x कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट h यहाँ पे होता है, तो h की जगह पे यहाँ क्या है, 4। तो इसका मतलब है इस सर्कल का जो सेंटर है वो 4,0 पे है और रेडियस 4 है। तो देखें हमने जो फंक्शन दिया था वहाँ से ये इक्वेशन सर्कल की इस्तेमाल करके हमने इसका रेडियस भी देख लिया और इसका सेंटर भी देख लिया। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो द फंक्शन y = दिस इज अपर सेमी सर्कल ऑफ r = 4 सेंटर्ड एट 4,0। तो देखें अगर आप इसका ग्राफ बना के देखें इस फंक्शन का, तो ये एक सेमी सर्कल बनता है, ठीक है। सेमी सर्कल क्या है, आधा दायरा, ठीक है। ये देखें ये मैं जो बना रहा हूँ ये आधा दायरा मैंने ये बना दिया, ठीक है। और ऐसा आधा दायरा है और ये आधे दायरे का भी आधा है, यानी कि क्वार्टर है ये, मतलब कि ये तो यहाँ तक पूरा आधा दायरा था ना, तो ये आधे का भी आधा है, तो क्वार्टर है, मतलब चौथा हिस्सा है एक दायरे का। तो देखें यहाँ से फिर जो हमारा होगा जो 0 से लेकर 4 तक, ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेशन है वो 0 से लेकर 4 तक। ये देखें यहाँ 4 तक ये ख़त्म हो गया, हमारा जो कलर्ड एरिया है हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और सेंटर हमारा क्या है, सेंटर हमारा 4 पे है और 4 हमारा x एक्सिस पे है, बिल्कुल। तो x एक्सिस पे जो y कंपोनेंट होता है वो 0 होता है, तो इसका मतलब ये है कि 4,0 इसका क्या है, सेंटर है। तो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्योंकि देखें जो एरिया हमारा शेडेड है वो 0 से लेकर 4 तक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि इस सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, a = πr²। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, पाई 4² हो गया, तो ये 16 पाई आ गया। तो 16 पाई इस पूरे सर्कल का एरिया, लेकिन हमने कौन सा हिस्सा लेना है, चौथा हिस्सा, क्वार्टर। तो इसको 1/4 से ज़रब दे दे 16 पाई को, तो आंसर आपका 4 पाई आ गया। तो इसका मतलब ये जो शेडेड एरिया है इसका एरिया कितना है, 4 पाई एरिया है इसका, ठीक है। तो देखिए हमने फार्मूला इस्तेमाल करके एरिया कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज़ द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल टू एवेलुएट 0 से लेकर 3 तक। देखें ये मैंने बनाई हुई है रेक्टेंगल, 0 से लेकर ये 0 है, ये 3 है, तो ये हमारा 0 से लेकर 3 तक है। और जो फंक्शन है, फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, y, फंक्शन f(x) हमारा किसके बराबर है यहाँ पे, 2x के। तो f(x) को हम y भी लिखते हैं,
वाई इज़ इक्वल टू 2x। तो देखें ये वाली जो लाइन है ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइन है वाई इज़ इक्वल टू 2x। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारी वाई इज़ इक्वल टू 2x है। अब हमने क्या देखना है कि जो रेक्टेंगल ट्राइंगल का एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारी बेस है, ये वाली 0 से लेकर 3 तक। तो देखें बेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला पॉइंट इसमें से माइनस कर दे, 3 - 0 यानी बेस की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। हाइट का कैसे आती है, हाइट अब ये है कि हम फंक्शन में 3 पुट करें, जो फंक्शन की वैल्यू है उसमें हम क्या पुट करें, 3 पुट करें। तो देखें फंक्शन हमारा था 2x, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि किसी चीज़ की भी जो हाइट हम फाइंड आउट करते हैं वो फंक्शन में पॉइंट पुट करते हैं। तो पॉइंट हमारा 3 है, फंक्शन में पुट किया तो 2 × 3 हमारा 6 आ गया। अब फार्मूला लगा लें, 1/2 बेस की वैल्यू 3 आई है, हाइट हमारी 6 आई है, तो ये टोटल ओवर आंसर हमारा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नेट साइंड एरिया। नेट साइंड एरिया हमारे पास क्या होता है वो हम देखते हैं कि रीमान सम हमारे पास देखें कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है कि उसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस से ऊपर है और कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे है जिसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें ये हमारे पास एक फंक्शन है इस तरह करके, तो इसका ये वाला रेक्टेंगल्स वाला हिस्सा ऊपर है एक्स एक्सिस से और ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस से नीचे है। तो अगर आप इसको रेक्टेंगल्स में आपने चेंज किया और कोई आपने एक पॉइंट एक्स आई स्टार ले लिया आपने, ठीक है, आपने क्या कर लिया एक्स आई स्टार, और हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, और आपने एक जनरल पॉइंट एक्स आई हर रेक्टेंगल में से ले लिया। यानी अगर फर्स्ट रेक्टेंगल है तो उसके लिए एक्स आई की वैल्यू x1 हो जाएगी, x1 स्टार। अगर दूसरी रेक्टेंगल है तो उसके लिए x2 स्टार हो जाएगी। अगर तीसरी है तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, x3 स्टार। तो देखें ये हमारा टोटल एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 0 यानी कि 1 से लेकर हमारा कहाँ तक है, 8 तक है। यानी ये देखें 1 से लेकर 8 तक हमने 8 रेक्टेंगल्स बनाई हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे हैं, तो 1 से लेकर 8 तक। तो देखें आई इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक हमने समेशन बना दी। और ये जो फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये उसकी विड्थ थी डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तो सबके लिए सेम है, सब रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, ये मैं आपको पीछे भी बता के आया हूँ। और जो रेक्टेंगल की हाइट है वो आप क्या करेंगे, हर रेक्टेंगल का जो पॉइंट है, जो आपने अगर फर्स्ट रेक्टेंगल है तो उसका आपने पॉइंट लिया है x1, ठीक है, x1 आई की वैल्यू 1 पुट करके x1 आपने लिया है, तो वो आप फंक्शन में डालेंगे तो उसको आपकी रेक्टेंगल की हाइट मिल जाएगी या लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो जो रीमान सम होगा फिर हमारे पास इस जो फंक्शन के लिए है 1 से लेकर 8, जिसके लिए हमने 8 रेक्टेंगल्स बनाई हैं, वो हमारा 1 से लेकर 8 एफ ऑफ एक्स आई स्टार, ये हमने एक जनरल पॉइंट हर रेक्टेंगल के लिए ले लिया कि फर्स्ट रेक्टेंगल का 1 होगा, दूसरी का 2 होगा, और डेल्टा एक्स सबकी जो विड्थ है वो सेम है। अब देखेंगे हमारा नेट साइंड एरिया क्या होगा। नेट साइंड एरिया ये होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अबव एक्स एक्सिस, तो जितनी रेक्टेंगल्स एक्स एक्सिस के ऊपर हैं उनका एरिया माइनस कर देना है जितनी रेक्टेंगल्स आपकी एक्स एक्सिस से बिलो हैं, ये वाली एक्स एक्सिस से। तो देखें कि ये चीज़ हो जाएगी। और जब हमारी n जो है नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हमारी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हमारी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगी, तो रीमान सम जो है वो नेट एरिया में कन्वर्ज हो जाएगा। तो उसका जो रीमान सम है वो क्या हो जाएगा, नेट एरिया हमें दे देगा अबव एक्स एक्सिस। और जो एरिया ऊपर होता है एक्स एक्सिस से वो क्या करता है, वो हमें पॉजिटिव मेजर देता है, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर एरिया जो हम है वो पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे एरिया होता है वो हम नेगेटिव, उसका जो साइन होता है, अलामत होती है वो नेगेटिव होती है, ऊपर वाले की पॉजिटिव और नीचे वाले की नेगेटिव होगी। तो देखें अब यहाँ से फिर जब हमने इसकी लिमिट ले ली, इस चीज़ की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली जब हमने, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया, ये बन गया हमारा डेफिनेट इंटेग्रल 0 से लेकर 8 तक, ठीक है, सॉरी 0 से लेकर नहीं, 1 से लेकर हाँ 0 से लेकर 8 तक, ठीक है, 0 से लेकर 8 तक हमारा डेफिनेट इंटेग्रल बन गया। दोनों तरफ हमने क्या ले ली, लिमिट ले ली, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि ये जो ऊपर वाला एरिया था उसको हमने a1 बोल दिया और नीचे वाला एरिया a2 है, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन, क्योंकि जो नीचे वाला एरिया है वो क्या करता है, माइनस कर देता है, ठीक है, उसके साथ माइनस हो जाता है साइन। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द नेट साइंड एरिया। ये हमें फंक्शन दिया गया है x-1 एंड x एक्सिस, ठीक है। आपने ये फंक्शन और x एक्सिस के दरमियान जो नेट साइंड एरिया है वो आपने कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पे जो हमारा इंटरवल है वो -2 से लेकर 3 तक है। तो देखें यहाँ पे ये मैंने एक बनाई है, पिक्चर बनाई है, आप यहाँ से एलैबोरेट कर सकते हैं कि ये देखें -2 से स्टार्ट हुआ हमारा और 3 तक, ठीक है, ये -2 से लेकर 3 तक। और ये हमारी जो लाइन है वो है y इज़ इक्वल टू x माइनस 1। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 हमारी लाइन है, ठीक है। नीचे ये 2 से लेकर -3 तक है, ठीक है। तो देखें हम क्या करेंगे कि ये जो एरिया है, ये सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट यानी कि फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो लाइन हमने वाई जो फंक्शन की लाइन जो जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम देखते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने का क्या मतलब है कि जो फंक्शन है उसको 0 के बराबर पुट कर दें। तो जब 0 के बराबर पुट किया तो वहाँ से एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पे फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो 1 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 1 है, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा एरिया जो है वो क्या है, 2 एरियाज में डिवाइड हो गया। तो एरिया बिलो एक्स एक्सिस कहाँ तक है, -2 से लेकर 1 तक। देखें ये वाला एरिया जो एक्स एक्सिस से नीचे है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला, ठीक है। इससे नीचे जो एरिया है, इससे नीचे एरिया A1, ये मैंने A1 इसको लिख दिया, ठीक है। ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, इसके लिए जो इंटरवल है हमारा वो -2 से लेकर 1 तक है। तो देखें हमारे पास ये जो है, हमारे पास -2 से लेकर 1 तक, इसकी अब बेस फाइंड आउट करें। बेस कैसे फाइंड करते हैं, इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस कर दें, तो 1 -2, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल के लिए हमें एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं पीछे बता गया हूँ। तो देखें ये 3 आ गया, ठीक है। हाइट अब क्या है, हाइट आपने क्या करनी है कि फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। तो फंक्शन में जब आप पुट करेंगे तो फंक्शन पे ये पॉइंट -2, फंक्शन में पॉइंट आप क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो वो आपको देखें यहाँ पे -2 पुट किया, ये फंक्शन था ना हमारा x माइनस 1, इसमें -2 पुट किया, -1 पुट किया। तो देखें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव, हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, ये आपका अपना हेडक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया नीचे होता है एक्स एक्सिस के, उसके साथ माइनस लाजमी लगता है। तो देखें मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर इसको पॉजिटिव कर लिया। अब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, फार्मूले पे 1/2 वैसे ही आ गया। बेस इसकी कितनी है, 3 है, और हाइट इसकी कितनी आई थी, -3 है। हाइट कितनी है, ये वाला पॉइंट -3 है, तो -3 आ गया। तो इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो -9/2। तो ये माइनस साइन साथ किस लिए आया, क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस से नीचे है। अब A2 की तरफ चलते हैं। एरिया अबव एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। ये हमारा 1 से लेकर 3 तक। तो देखें बेस इसकी 3 - 1, दोनों को माइनस करें, 2 आ गया। हाइट क्या है, ये पॉइंट फंक्शन में पुट करें तो 3 - 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो फार्मूला लगाएं तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब नेट एरिया साइंड एरिया क्या आ जाएगा, एरिया अबव माइनस एरिया बिलो। तो एरिया अबव हमारा 2 आया था, ये वाला एरिया हमारा -9/2 आया है। तो इसका टोटल आंसर -5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल एरिया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल एरिया कॉन्सेप्ट के बारे में कि S इज़ इक्वल टू VT व्हेन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो तो हम उसका जो एरिया है या डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल फार्मूला लगा के S इज़ इक्वल टू VT। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन की टर्म्स में बात करें तो देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर कार की वेलोसिटी 60 माइल्स पर आवर है और वो 2 घंटे के लिए चलती है तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 60 × 2, यानी कि वेलोसिटी ज़रबे टाइम। S इज़ इक्वल टू VT हमने पढ़ा था ना, तो उसका टोटल डिस्टेंस 120 माइल्स हो जाएगा। तो अगर इसी चीज़ को आप 0 से लेकर 2 तक, पहले उसका इनिशियल टाइम कितना है, जब स्टार्ट होती है कार 0 होता है और 2 घंटे के लिए चली तो 0 से लेकर 2 तक। तो अगर आप वेलोसिटी का जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दें टाइम पर, ठीक है, तो वो आपको क्या दे देता है, डिस्टेंस दे देता है। तो देखें टाइम हमारा 0 से लेकर 2 तक, 2 घंटे 0 से स्टार्ट हुई और 2 घंटे तक चली। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, साथ फंक्शन हमारा आ गया 60 dt, यानी कि वेलोसिटी हमारी 60 थी और साथ उसको हमने टाइम के लिहाज से क्या कर दिया, इंटीग्रेट। टाइम हमारा dt क्यों आया, क्योंकि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखें जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। यहाँ पे अभी मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं इसकी बता रहा, तो ये 120 ही आएगा आंसर। वैसे आप ये छोटी सी इंटीग्रेशन है, ये आप कैलकुलस 1 में पढ़ के आ चुके हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये। इन डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम्स की बात करें जहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करती है, एक कार ड्राइव्स नॉर्थ एट 70 माइल्स पर आवर, तो
नॉर्थ की तरफ जो कार है उसकी वेलोसिटी थी 70 माइल्स पर आवर की तरफ वो जा रही थी, नॉर्थ की तरफ इस वेलोसिटी से, और 2 घंटे उसने ट्रैवल किया और डिस्टेंस उसने 140 माइल्स कवर कर लिया। फिर उसने साउथ की डायरेक्शन की तरफ उसने अपनी डायरेक्शन मोड़ दी साउथ की तरफ, और 40 माइल्स पर आवर की रफ्तार से उसने 3.5 आवर्स ड्राइविंग की, ठीक है, यानी 3.5 घंटे ड्राइविंग की, और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। यानी कि पहले कोई कार इस तरह गई है 70 की स्पीड से, फिर वो उसने टर्न लिया, टर्न लेके वो वापस 40 की स्पीड से आई है, उसने 3.5 घंटा ट्रैवल करके वो दोबारा उसी इनिशियल पॉइंट पर आ गई। तो देखें, अगर आप इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो ज़ीरो होगा। डिस्टेंस तो उसने कवर किया है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जब वो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं वापस आ गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट उसने कोई कवर नहीं किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फ़र्क है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो भी हो सकता है और डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। डिस्टेंस वो देखें, उसने पहले इस तरफ गई, फिर वो इस तरफ आई, ठीक है। इसका डिस्टेंस तो काफ़ी सारा बनता है, ठीक है। डिस्टेंस तो इसका तकरीबन 140 बनता है, 280 बनता है, ठीक है, डिस्टेंस की बात करें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो जितना सफ़र इसको इस तरफ चली गई उतना ही वो वापस आ गई। जब वो दोबारा कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं कि सबसे पहले 0 से लेकर 2 तक, यानी स्टार्टिंग टाइम उसका 0 था, और 0 से लेकर 2 तक उसने क्या किया, 70 की स्पीड से उसने ट्रैवलिंग की, प्लस फिर उसने 2 से लेकर 5.5 तक, यानी 2 घंटे के बाद उसने 3.5 घंटे ट्रैवल किया। तो 2 में अगर 3.5 जमा करें तो 5.5 टोटल घंटे बनते हैं। और साथ ये माइनस क्यों आ गया, माइनस इसलिए आ गया कि उसने रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल किया, पीछे की जानब दोबारा मुड़ गई। तो देखें, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 140, ये माइनस बाहर निकल के दरमियान में माइनस, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो 140 आएगा। दोनों को इंटीग्रेट करने से 140, दरमियान में माइनस, तो देखें उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास नेट साइंड एरिया का हम जो टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया का जो कंसेप्ट है उसका हमने जो फार्मूला है वो पढ़ते हैं कि कंसीडर इंटीग्रेबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑन ए कोमा बी। अगर आपके पास एक इंटीग्रेबल फंक्शन है जिसको आप ए कोमा बी पर इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका जो नेट साइंड एरिया था वो तो हमने ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। जो नेट साइंड एरिया का फार्मूला था A1 माइनस A2, वो हम पीछे पढ़ के आए हैं। अगर आप यहाँ पे फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो ये माइनस साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, माइनस को पॉजिटिव कर देता है। तो जब आप फंक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो वो माइनस जो है वो ख़त्म होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो आपका टोटल एरिया जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो उस चीज़ में चला जाएगा। सिर्फ आपने फंक्शन का क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके इसको दरमियान वाले को पॉजिटिव करना है, बस। नेट साइंड एरिया और टोटल एरिया में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, फाइंड द टोटल एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स एक्सिस ओवर -2,3। तो वहाँ पे पीछे एग्जाम्पल पे हमने नेट साइंड एरिया फाइंड आउट किया था, यहाँ पे हमने टोटल एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो टेक्निक हमारी वही होगी, ठीक है। एरिया अबव एक्सिस क्या है, ये देखें, मैं आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, अगेन से बनाई है मैंने, ठीक है। तो देखें, यहाँ से अबव एक्सिस 1, अबव एक्स एक्सिस 1 से लेकर 3 तक A2, और 1 से -2 से लेकर 1 तक A1 जो हमारा बिलो एक्स एक्सिस है। तो जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया में ये दोनों एरियाज क्या होंगे, ऐड अप होने हैं। सिंपल नेट साइंड एरिया में जो ऊपर वाला एरिया था उसमें से आप नीचे वाला माइनस कर देते थे, लेकिन टोटल एरिया में आपने क्या करना है, सिंपल कि दोनों को आपने प्लस कर देना है। तो देखें, चाहे आप पिछले वाला इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मैंने A1 भी कैलकुलेट किया हुआ था। A1 हमारा आया था, कितना आया था, A1 हमारा आया था वहाँ पे 9/2। A1 हमारा 9/2 था, लेकिन माइनस था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हम टोटल एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। और A2 हमारा क्या आया था, 2 आया था, वो भी हम पीछे फाइंड आउट करके आ चुके हैं। आप दोबारा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपल वही तरीका लगा के कि दो ट्राइएंगल्स का एरिया फाइंड करना है सिर्फ। ये उसकी बेस है और ये उसकी हाइट 2 आ गई, ये इस रेक्टेंगल की हाइट है -3, और ये वाली बेस इसकी बेस भी -3 को इस तरह हमने पीछे कैलकुलेट की थी। जब दोनों को आप 2 और 9/2 को जमा करेंगे तो टोटल एरिया 13/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने नेट साइंड एरिया भी कैलकुलेट किया और टोटल एरिया भी हमने कैलकुलेट किया। दोनों में डिफरेंस क्या है कि टोटल एरिया हम प्लस कर देते हैं दोनों को, और उसको हम एक में से माइनस कर देते हैं। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ जो हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड अप हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ से हम अब डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं कि अगर
किसी डेफिनेट इंटेग्रल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो जाएं, यानी ऊपर भी ए हो जाए नीचे भी ए हो जाए, यानी 2 और 2, फ़र्ज़ करें नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो डेफिनेट इंटेग्रल की सारे की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि देखेंगे जब हमारा जो फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इस सीन में क्या होता है कि हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही एक लाइन बन जाती है इस तरह करके। अगर आपकी अपर लिमिट भी सेम हो और लोअर लिमिट की वैल्यू भी सेम हो तो वो इस तरह करके एक्स एक्सिस पर ही एक क्या बन जाती है, लाइन, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो कर्व हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है जिसकी वजह से कोई भी एरिया ही नहीं दरमियान में। देखें एरिया कब आता है, जब हमारा इस तरह करके एक्स एक्सिस और फंक्शन के दरमियान कोई एरिया हो। अब यहाँ पे जब हमारी जो ये फंक्शन जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन वो इस तरह इसी के ऊपर ही आ गया, तो हमारा कौन सा एरिया आएगा दरमियान में, कोई एरिया नहीं आएगा, ज़ीरो एरिया। तो देखें उसकी वैल्यू इसीलिए 0 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर नीचे लोअर लिमिट बी है और ऊपर ए है, अगर आप लिमिट्स को स्वैप कर दें, यानी ए को नीचे ले आए और बी को ऊपर ले जाएं, तो फिर आपने क्या करना है, माइनस की अलामत लगानी है दूसरे इंटेग्रल के साथ। जब आपने लिमिट्स को स्वैप करना है, यानी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर लेके जानी है, तो साथ माइनस का एक साइन लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर दो फंक्शंस पर एक ही डेफिनेट इंटेग्रल हो और दो जमा हो रहे हो, तो आपने वो एफ ऑफ एक्स पे भी दे देना है और जी ऑफ एक्स पे भी दे देना है। आपने दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करके फिर जमा करना है। इसी तरह ये माइनस के लिए भी है कि अगर कोई डेफिनेट इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डेफिनेट इंटेग्रल पहले एफ ऑफ एक्स पे दरमियान में माइनस डाल के फिर जी ऑफ एक्स पे आपने अप्लाई कर देना है। अगर कोई कांस्टेंट सी जो है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और डेफिनेट इंटेग्रल है, तो सी को आपने क्या करना है, बाहर निकाल देना है इंटीग्रेशन से, ठीक है, और बाकी आपने फंक्शन की इंटीग्रेशन करके फिर सी को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये तो ईजी से हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपके पास ए से लेकर बी तक डेफिनेट इंटेग्रल है किसी फंक्शन का, तो ए से लेकर बी तक आप कोई ए और बी के दरमियान कोई नंबर आप सी चाहते हैं कि हम इस, जिस तरह हमने वो समेशन वाला साइन को स्प्लिट नहीं किया था कि हमने जो है वो आई और एन के दरमियान एक नंबर एम लेकर हमने स्प्लिट कर दिया था, तो ये भी वही सीन है कि ए और बी के दरमियान हमने कोई नंबर सी लिया, तो एक इंटेग्रल हमने ए से लेकर सी तक बना दिया और दूसरा इंटेग्रल सी से लेकर बी तक बना दिया। यानी कि सी जो है वो कहाँ पे है, वो लाई कर रहा है सी और बी के दरमियान में। सी कहाँ पे लाई कर रहा है, सी लाई कर रहा है ए और बी के दरमियान में। ए और बी के दरमियान हमने कोई नंबर सी लिया और सी पर हमने इंटेग्रल को स्प्लिट किया। ये हम एक क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट आगे जाके, ठीक है। ए से लेकर सी तक हमने एक अलहदा इंटेग्रल बना दिया, फिर सी से लेकर बी तक हमने अलहदा कर दिया। और अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो हम इसको इकट्ठा करके इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास एम और कैपिटल एम दो कांस्टेंट्स हैं, किस तरह के कांस्टेंट्स हैं, इस तरह के कांस्टेंट्स हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है स्मॉल एम के और लेस देन आर इक्वल टू है कैपिटल एम के। और एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा है ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल। ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, इसको आप ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल को लिखने, ये हम कैलकुलस 1 में पढ़ के आ चुके हैं। तो एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी से बिलोंग कर रहा है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देन क्या होगा कि अगर ए से लेकर बी तक आप फंक्शन का डेफिनेट इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे, तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा एम इंटू बी माइनस ए, एम टाइम्स इंटू बी माइनस ए ग्रेटर होगा, और लेस देन किससे होगा, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए। यहाँ पे बी और ए क्या है, अपर और लोअर लिमिट। बी और ए देखें, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट अगर मौका मिला हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, यानी कि फंक्शन हमारा नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, नेगेटिव नहीं है, और एक्स हमारा क्या है, ए और बी के दरमियान है, या एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी से। ये जो नीचे इक्वल टू के साइन लगे हुए हैं ना, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो जो हमारा इंटेग्रल आएगा ए से लेकर बी तक, वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा अगर हमारा फंक्शन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बड़ा है, जी ऑफ बड़ा है या बराबर है जी ऑफ एक्स से, और एक्स हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी क्लोज्ड इंटरवल से, देन जो एफ का इंटेग्रल होगा ए से लेकर बी तक, वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा इंटेग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन बड़ा है उसका इंटेग्रल भी क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कि एग्जांपल है कि प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि सबसे पहले आपका जो इंटेग्रल है वो सारे
टर्मों पे चला जाएगा, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, इसके पे भी जाएगा। तो देखें मैंने 4x स्क्वायर पे भी कर दिया, -5x पे भी मैंने कर दिया इंटेग्रल, और 7 पे भी मैंने कर दिया। आपने याद रखना है कि ये जो dx है ना, dx तो सबके लिए कॉमन है, तो dx इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। dx जब भी इंटीग्रेशन आपने लगानी है उसके साथ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी लगाना है। तो यहाँ पे फंक्शन x का है तो वेरिएबल इंटीग्रेशन x ही आएगा, ठीक है। तो देखें ये कांस्टेंट था 4, हमने बाहर निकाल लिया, पीछे x स्क्वायर dx आ गया। ये -5 जो है ये भी कांस्टेंट था, तो ये भी आप बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, जब -5 बाहर निकलेगा तो माइनस का साइन -5 आ जाएगा, तो और अंदर x dx रह जाएगा। ये 7 जो है ये भी कांस्टेंट है और इसको हमने बाहर निकाल लिया। सिंपल यहाँ तक बस आपने इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट हमारे पास है कि 0 से लेकर 10 तक gx dx की वैल्यू हमें 20 दी गई है, 0 से लेकर 6 तक हमने gx की वैल्यू 12 दी गई है। हमने जो है 6 से लेकर 10 तक gx dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको प्रॉपर्टी नंबर अगर कहाँ पे है, ये वाली प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी, ये वाली, ठीक है, जहाँ पे हम इंटेग्रल को एक नंबर c पर स्प्लिट करते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखें हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि देखें कि इन दो इंटेग्रल्स में रिपीट क्या हो रही है चीज़, इन दो इंटेग्रल्स में रिपीट क्या हो रही है चीज़। तो देखें इन दो इंटेग्रल्स में हमारे ये देखें, ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है a से लेकर b तक और स्प्लिट कर दिया इसको हमने c पर, a से लेकर c तक प्लस c से लेकर b तक। यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 आ गई, और c यहाँ पे जिस पे हमने स्प्लिट करना है वो 6 है, ठीक है। यानी देखें a की वैल्यू 0 है, 0 से लेकर 10 तक, ठीक है, 0 से लेकर 10 तक, और 6 जो है, जो c होता है वो 0 और 10 के दरमियान होगा, a और b के दरमियान होगा। तो देखें 0 और 10 के दरमियान हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो c है वो 6 है, यहाँ पे a हमारा 0 है, b हमारा 10 है, और c जो है वो इनके दरमियान होता है, तो वो 6 हो जाएगा। तो देखें अब हमने क्या करना है, 0 से लेकर 10 तक और 6 पे हमने इसको स्प्लिट कर देना है, c हमारा स्प्लिट होने वाला है ना। तो देखें 0 से लेकर 10 तक, पहला इंटेग्रल हम स्प्लिट करेंगे 0 से लेकर 6 तक, फिर हम 6 से लेकर 10 तक प्लस कर देंगे। तो इस इंटेग्रल की 0 से लेकर 10 तक वाले की हमें 20 वैल्यू दी है, वो हमने यहाँ पे रखी, 0 से लेकर 6 वाले की हमें 12 दी है, हमने यहाँ रख दी, और ये वाला इंटेग्रल 6 से लेकर 10 तक हमने फाइंड करना है, वो हमने वैसे ही रख दिया। अब क्या करें, 12 को आप उठाकर उस तरफ ले जाएं, 12 माइनस 20 8 आ गया, यानी इस इंटेग्रल का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो देखें हमने कितने प्यारे अंदाज में प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके यहाँ पर एग्जांपल्स किए हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड होता है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।